डोनाल्ड ट्रंप पर फिर जानलेवा हमला नाकाम कर दिया गया। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे उसी दौरान फायरिंग हुई और एक संदिग्ध को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। मौके से AK-47 बरामद की गई है। तो एक बार फिर से निशाना ट्रंप रहे और गोल्फ के दौरान ये अटैक हुआ है ट्रंप पर। और आइए इस हमले की डिटेल जानकारी आपको हम बताते हैं। ट्रंप पर हमले की साजिश नाकाम। वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग होती है। पुलिस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। पुलिस ने झाड़ियों से AK-47 बंदूक बरामद की और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। ट्रंप के बेटे ने एक्स पोस्ट पर पिता पर हमले की जानकारी दी। ट्रंप के बेटे के मुताबिक भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को फायरिंग की जानकारी दी गई है। वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया है और दूसरी बार है जब उन पर हमला हुआ है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स से बाहर निकल ही रहे थे कि उसी वक्त उसी दौरान फायरिंग हो जाती है। हालांकि ट्रंप सुरक्षित हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक ट्रंप पर फायरिंग करने वाले से सीक्रेट सर्विस पूछताछ लगातार कर रही है। और आइए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स कौन रहा, किसे जो हमलावर है वो कौन था जो ट्रंप पर जिसने हमला किया, फायरिंग की। आपको बताते हैं नाम इसका रॉन वेस्ले राउथ बताया जा रहा है और ये कहां का निवासी है, हवाई अमेरिका का निवासी है, जिसकी उम्र 58 साल बताई जा रही है। इसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। ये करता क्या है? शेड बिल्डिंग कंपनी का मालिक है ये जिसने फायरिंग की। कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट का समर्थक है और 2019 से अब तक 19 बार डोनेशन जो $140 का दान भी दिया गया है। तो हवाई के पूर्व प्रतिनिधि तुलसी गबार्ड को भी इनकी तरफ से दान दिया गया जो हमलावर है। इसके बारे में जो डिटेल्स मिल रही है, तुलसी गबार्ड पूर्व डेमोक्रेट अब ट्रंप के समर्थक है और क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने का शौकीन है ये हमलावर रयान। और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुमित, हमलावर के बारे में तो और ज्यादा जानकारी मिल ही रही है कि कितना कहां से ताल्लुक रखता है, लेकिन और क्या सीक्रेट सर्विस को इंफॉर्मेशन मिली थी इस हमले से जुड़ी हुई, क्योंकि बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल, करीबन 60 दिन के अंदर ये दूसरा ऐसा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके से अटैक किया गया। खास बात ये भी कि लगातार सीक्रेट सर्विस के मैकेनिज्म पर, उनके प्रोटोकॉल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से उन्होंने ये अलाउ किया। अभी खास तौर पे अगर आप देखा जाए तो बताया यही जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस की टीम को लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि इसमें पूरी एहतियात बरतें। लेकिन कल जब ये हमला हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अपने फ्लोरिडा के अंदर उनका एक गोल्फ क्लब है वहां पहुंचे हुए थे और करीब 2 बजे करीब ये अटैक किया गया। AK-47 का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो हमलावर था उसके पास से 2 बैकपैक और कहा जा रहा है कि स्कोप, यानी जिससे आप दूरी से किसी शख्स को देख सकते हैं, वो स्कोप पाया गया है। कई और चीजें भी पाई गई हैं जिसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है खासतौर पर जो टीम है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई है। सीक्रेट सर्विस की तरफ से ये जरूर कहा गया क्योंकि वो इलाका इतना बड़ा है, फॉरेस्टेड एरिया है, इसमें हर जगह पर सिक्योरिटी नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी एक पूर्व राष्ट्रपति और लगातार अभी जो चुनाव लड़े हैं राष्ट्रपति का, उनके साथ अगर ऐसा तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ सीक्रेट सर्विस बल्कि उनकी जो सुरक्षा एजेंसीज है उसके ऊपर लगातार सवाल खड़े होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित जानकारी देने के लिए। तो अब सीक्रेट सर्विस इस बारे में तह तक जाने की कोशिश करेगी कि हमलावर के तार कहां कहां तक जुड़ रहे हैं। और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है, मैं सुरक्षित और ठीक हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने गोलियों की आवाजें सुनी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सुरक्षित और ठीक हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। फायरिंग के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है, मैं सुरक्षित और ठीक हूं, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है, मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मेरे समर्थन के लिए आपको प्यार करता रहूंगा। तो याद होगा आपको, जब पहली बार भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था उस दौरान उन्होंने यही कहा था अपने समर्थकों को कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी।
और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश पर बाइडेन का पोस्ट भी सामने आ गया है। एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, ये जो बाइडेन की ओर से कहा गया है। बाइडेन का पोस्ट आपको हम दिखाएंगे। सीक्रेट सर्विस के काम की तारीफ करता हूं, ये भी जो बाइडेन की ओर से कहा गया। एजेंसियों की सतर्कता से ट्रंप सुरक्षित हैं। और आपको ट्रंप के खिलाफ जानलेवा साजिश की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है जब फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर फायरिंग हुई। ट्रंप क्लब के अंदर ही मौजूद थे। दूसरी तस्वीर है 13 जुलाई की, जब पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी। और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद खबर बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बाढ़ बारिश के चलते विदेशों में भी हालात खराब हैं। पोलैंड और ऑस्ट्रिया में भी भारी बारिश के चलते जमकर तबाही मची है। तस्वीरें दक्षिण पोलैंड की हैं, जहां से आई ड्रोन वीडियो से बाढ़ से मची तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है। दक्षिण पोलैंड में आया जानलेवा और भीषण सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता दिख रहा है। गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह पानी में बहती दिख रही हैं। डराने वाली ये तस्वीरें पोलैंड के ओपोल प्रांत की हैं, जहां भारी बारिश के चलते सड़क पर कारें और सामान बहता दिख रहा है। मध्य यूरोप में पिछले कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण चेक गणराज्य में हजारों लोगों को उनके घरों से निकाला गया। चेक गणराज्य और पोलैंड के कठिन प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ आ गई है। तस्वीरें ऑस्ट्रिया के मॉडलिंग जिले की हैं, जहां वीनर न्यूडॉर्फ में भीषण बाढ़ का कहर देखा जा सकता है। रास्तों पर कई फीट तक पानी भरा दिख रहा है। ऑस्ट्रियाई सरकार ने मौसम की वजह से हो रही परेशानियों से बचने के लिए लोगों से अपनी यात्राएं अगले कुछ दिनों के लिए टालने की अपील जारी की है। बाढ़ बारिश में अब खबर देश की है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें यूपी के बस्ती की हैं, जहां सरयू नदी में कटाव के चलते एक घर में पानी समा गया। देखिए किस तरह से नदी के किनारे मौजूद एक और मकान पानी में ढह गया। सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी लाल निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से हुए हादसे का ये वीडियो पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके का है, जहाँ पानी के तेज बहाव के साथ 2 बाइक सवार युवक बहने लगे। चीख पुकार मचने के बाद वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला और उनकी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। कम दबाव वाली बारिश के कारण तारफिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से झारग्राम और बांकुरा जिले के बीच संपर्क टूट गया है। जामबनी में डुलुंग नदी का पानी बढ़ने से जामबनी ब्लॉक का झारग्राम जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। पानी बढ़ने से एंटेला में झारग्राम बांकुरा राज्य राजमार्ग 5 पर तारफिनी मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इससे राजमार्ग पर यातायात भी बाधित हो गया है। दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन इलाके में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से सुंदरवन के कई इलाके में बांधों में धंसान से लोग दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने जा रहा है, जहां आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 24 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में मतदान होगा। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले फेज के मतदान होंगे।
24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, डोडा, किश्तवाड़, रामबन ज़िले में मतदान होगा। इस समय मैं मौजूद हूँ डोडा ज़िले में और यहाँ पे आप देखिए कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए जो है वो मतदान हो रहा है। 12 तारीख को पहला होम वोटिंग हुई। 12 और 13 तारीख में जो हमारे दिव्यांगजन हैं, 40% डिसेबिलिटी वाले, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी को आज इस हद तक लाया है, 85 साल से ज़्यादा उम्र की, ऐसे हमने 420 और 440 और 11 हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग थे, तो 871 हमारे ऐसे वोटर थे जिनको हमने 2 दिन में उनके घरों पे, डेस्टिनेशंस पे जाके कवर किया। जिस दिन मतदान होगा उस दिन हो सकता है कि इनकी ड्यूटियां जो है वो अलग अलग जगहों पे लगे और ठीक उससे पहले जो है पोस्टल बैलेट के ज़रिए ये अपने मत का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में आवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर इंजीनियर रशीद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला है। तो सीधी बात है, उनको डर बहुत लग रहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत, हिम्मत करो, कोई बात नहीं। आपने बहुत देखा तब्दीली आने वाली है। फारूक साहब अपने उठपटांग बयान से उस तब्दीली को रोक नहीं सकते। लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने ये बातें जम्मू कश्मीर के चुनाव में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन पर उठाए जा रहे सवाल पर कही हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। मेरा सवाल सिर्फ ये, आज क्यों कि मुसलमानों को तोड़ सकते, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सकते, और ये उसका साथी बीजेपी और आरएसएस का साथी। इधर राशिद ने अब्दुल्ला के सवालों के जवाब में भी कहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन का मुख्य उद्देश्य कश्मीरियों की आवाज उठाना है। जमात इस्लामी को उम्मीदवार है, हम उनकी हिमायत करेंगे। जहाँ हमारे उम्मीदवार है वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे। जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों के वक्त की कमी थी, वहाँ पर एक फ्रेंडली कोशिश होगा। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन पर एतराज जताया है। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को चिंता है कि उनसे अलगाववादी वोट बैंक छिन न जाए। उनको डर है कि जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हरा दिया था, तो इस बार उनकी सभी की बारी आने वाली है। शायद ये डर होगा, तो इसलिए वो जो है जो सेपरेटिस्ट वोट बैंक है उसको जो है बचाना चाहते हैं और अपने ऑटोनॉमी के नाम पर, 370 के नाम पर। लेकिन डेफिनेटली आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको जो है रिजेक्ट करके दिया है। जो उमर अब्दुल्ला को हरा के उन्होंने बता दिया है कि वो एजेंडा नहीं चलेगा, यहाँ तरक्की, तामीर, शांति व्यवस्था चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नहीं देखा है और आज जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को जरूर विश्वास देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जोर दे के कहा कि यहाँ पंचायत के इलेक्शन हो, डीडीसी भी। आज कई डीडीसी के लोग जो हैं वो उसके एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये लीडरशिप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उभर रही है। नई लीडरशिप आएगी, नया खून आएगा, नए प्रकार के वो जो आइडियाज़ लेके आएंगे, तो इससे जमहूरियत है। और आज से कहा कि जिनको अगर इन पार्टियों में जगह नहीं मिली या वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने टीवी 9 से खास बातचीत में दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज़ाद साहब, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 साल में काफ़ी कुछ बदला, अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? ये तीनों चीज़ों की दोनों चीज़ों की जितनी निंदा की जाए, जितनी मुखालफत किया जाए, विरोध किया जाए, बहुत कम। क्योंकि अभी तक 10 सालों में ये तीसरा इलेक्शन होना चाहिए था और इस 10 साल के बाद इलेक्शन होने का एक बड़ा कारण ये है कि लोग बहुत आ गए हैं। बहुत सारे इलेक्शन, कभी इतने पार्टियां जम्मू कश्मीर में नहीं थी और कभी इतने इंडिपेंडेंट भी जम्मू कश्मीर में खड़े नहीं हुए थे। वो स्टेटहुड तो मैंने एक नहीं, लोगों ने मेरी एक ही स्पीच सुनी है। मैंने तकरीबन 5-6 स्पीचेस, क्योंकि एक महीना वो रहा, 5-6 स्पीचेस की, और मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने हमें यकीन नहीं दिलाया कि स्टेटहुड वापस देंगे।
मंगलवार को हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जिसमें कई बड़े वादों का ऐलान संभव है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 17 सितंबर यानी कल घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए कांग्रेस के जो संभावित बड़े वादे कर सकती है, उनमें वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रूपए प्रति महीने, महिलाओं को 3,000 रूपए प्रति महीने, 500 रूपए का सिलेंडर प्रमुख माना जा रहा है। वहीं 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती, MSP की कानूनी गारंटी, जाति जनगणना और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का वादा भी कर सकती है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट मतदान होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव में हजरत बल से शाहिद हसन, बड़गाम से मकबूल शाह, बीरवा से निसार अहमद डार, हब्बा कदल से मोहम्मद फारूक खान, ईदगाह से महरजुद्दीन अहमद को टिकट दिया है। इसके अलावा तीसरे चरण के लिए भी कई उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि एक देश एक चुनाव को लेकर जल्द ही बिल लाया जाएगा। खबर ये भी कि एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भी लागू होगी। भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की थी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं। सूत्रों की माने तो एनडीए की मोदी 3.0 सरकार में शामिल सभी घटक दल के नेता वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के समर्थन में है। विधि आयोग सरकार के सभी 3 स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और पंचायतों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी इस साल मार्च में समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। सूत्रों की माने तो जल्द ही देश में जनगणना कराई जा सकती है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 10 साल बाद होने वाली जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। बताया जाता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इसी का हिस्सा है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली ये पहली जनगणना होगी, जिसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के बाद कानून का लाभ मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस बार होने जा रही जनगणना पूरे तौर पर डिजिटल जनगणना होगी, जिसके जरिए नागरिकों को खुद गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के दौरे से वापस लौटे राहुल गांधी। 7 सितंबर से अमेरिका दौरे पर थे राहुल गांधी और अब इस दौरे से वापस लौटे हैं। 7 सितंबर से अमेरिका दौरे पर चल रहे थे राहुल गांधी। अब वापसी हुई है राहुल गांधी की। दिल्ली एयरपोर्ट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी का काफिला पहुंचा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए आरक्षण संबंधी बयान को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान विरोधी मानसिकता बताया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर आरक्षण को लेकर दिए उनके बयान पर कहा है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का ऐसा बयान उनकी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मात्र किताब के रूप में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना, इसकी नुमाइश करना
कोई भी सभ्य व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति, संविधान की आत्मा को पूजने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मैं इन संवैधानिक प्राधिकारी से पूछूंगा कि वो किसका समर्थन करते हैं, जो जातिगत जनगणना कराने से लगातार इनकार कर रहा है, या उसका जो जातिगत जनगणना और आरक्षण पर लागू 50% की सीमा को हटाने की जोरदार पैरवी कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के लिए कहा कि राहुल जी ने आरक्षण पर लागू 50% की सीमा को खत्म करने की मांग की है। क्या आप कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करते हैं, धनखड़ साहब? और विवाद बढ़ता भी जा रहा है। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के इसी बयान ने देश में सियासी तापमान बढ़ा रखा। सबको साथ लेकर चलने का संदेश दे दिया, लेकिन दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। हरियाणा के प्रभारी अजय माकन का ये जवाब सुनिए। हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जब कांग्रेस और बीजेपी का तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और कांग्रेस को अगर वोट देना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देना है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। अगर कहीं भी और अगर वोट दिया तो उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस जिक्र तक नहीं करना चाहती है। दिल्ली में भी हरियाणा के साथ चुनाव कराने की मांग की है केजरीवाल। हरियाणा के मुख्य पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने भी मामले पर चुप्पी साध रखी है। और बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे को सहानुभूति बटोरने वाला कदम बताया है। वहीं कांग्रेस ने उनसे ये पूछा है कि इस्तीफा देना है तो 2 दिन का इंतजार क्यों? कोर्ट ने जब ये स्पष्ट किया है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ड्रामा नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये जो पार्टी के इंटरनल जो एक इंटरनल उसके ऊपर कब्जा करने की एक होड़ चली है, उसका नतीजा मैं देखता हूँ। ये इंटरनल वर्चस्व की लड़ाई है और पहले ही शॉट में मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने मनीष जी को भी निपटा दिया है, क्योंकि उसी तरीके के इल्ज़ाम मनीष जी के ऊपर भी लगे हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके की साजिश के तहत इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, या जो उम्मीद ये जनता से कर रहे हैं कि शायद जनता भोली भाली है और उनके सामने आज इस्तीफा देकर ये पुनः एक बार हीरो बन जाएंगे। पहले बताएं कि 6 महीने में क्यों नहीं दिए? डर था कि कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास, लगता है कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। चकटप्पर क्रीकी पट्टन इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। इस एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। चकटप्पर मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि आतंकवादी कैसे सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हुए निकले और उसके बाद कैसे सुरक्षा बलों ने उन पर जवाबी हमला किया। जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर को जैसे ही सेना रात करीब 11:30 बजे घेराबंदी कर रही थी, इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई, जो 14 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे तक लगभग 11 घंटे तक चली। मारे गए 3 आतंकवादियों में से आखिरी को सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करते हुए घेरा तोड़ने का प्रयास करते देखा जाता है। इससे पहले सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के बाद जिले के पट्टन के चकटप्पर गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। कोलकाता में रेप और हत्याकांड को लेकर टीएमसी विधायक तापस चैटर्जी ने विवादास्पद बयान दिया है। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने नर्सिंग स्टाफ को आत्मरक्षा को लेकर 2 दिनों की ट्रेनिंग दी। ये आत्मरक्षा के गुण है। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है मिशन साहसी। छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से आयोजित 2 दिनों के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सा सेवा से जुड़ी युवतियां और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के समापन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेत्री रूपा गांगुली और विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सामंत ने मिशन में शामिल महिलाओं का हौसला बढ़ाया। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक तापस चैटर्जी ने विवादास्पद बयान दिया है। कोलकाता रेपकांड के विरोध में उतरे डॉक्टरों के आंदोलन को लेकर कहा कि सिर्फ ताली बजाने और संगीत के धुन के बीच लगाए जा रहे नारों पर थिरकने से सफलता नहीं मिलेगी। इस बयान के आंदोलनकारियों के साथ बीजेपी ने भी कड़ी निंदा की है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि डॉक्टरों को साथ जो समस्या हुआ है उसका समाधान हो, इसलिए बार बार वो डाइवर्ट कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टरों ने अपना 5 डिमांड्स रखा है। इस डिमांड्स के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होगी। और यूपी के बरेली में जुलूस को लेकर 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस प्रशासन की कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों पक्षों ने धरना खत्म कर दिया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें बरेली की हैं, जहां 12 वफात के जुलूस की अंजुमन निकालने को लेकर रविवार रात 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद तनावपूर्ण हालात बन गए। मामला थाना बारादरी क्षेत्र के जो कि नवादा का है। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। हिंदू पक्ष की शिकायत है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इलाके से उनकी कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया था और अब वो मुस्लिम पक्ष के जुलूस को नहीं निकलने देंगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करते रहे। जब तक कांवड़ हमारी पहले कांवड़ निकलेगी, उसके बाद हम इनका जुलूस और मुहर्रमदारी निकलेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब हमारा सहमति हो जाएगी हमारी, उसी बात काम होगा इनका, उससे पहले कोई काम नहीं होगा। जब तक ये लोग नहीं जाएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे। ये अगर सुबह तक है तो हम सुबह तक है, कुछ भी हो जाए हमें सुबह तक यहाँ रुकना पड़े हम रुकेंगे, लेकिन आज नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। प्रशासन ने हालात को देखते हुए बरेली में एक कंपनी पीएससी को अतिरिक्त तैनात किया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। और गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज पहली वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सूर्य घर बिजली योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश को पहली वंदे मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। दोपहर 1:45 पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद और भुज के बीच ये चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। ट्रेन 5 घंटे 45 मिनट में 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अहमदाबाद पहुंचेगी। न्यूनतम किराया इसका बता दें आपको मेट्रो का 30 रुपए और कुल किराया आपको बता दें 455 रुपए किया गया है तय। ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, समखियाली, साबरमती में रुकेगी। तो ये स्टेशन होंगे जिसमें मेट्रो ट्रेन रुकेगी।
और देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की अब आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म पे आती हुई दिख रही होगी। इस वक्त हम भुज में मौजूद हैं और भुज में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी ये वो तस्वीर है जिसमें सामने में आपको एक ट्रेन नज़र आ रही है। ये छोटी दूरी की सबसे पहली ट्रेन है। ये वो ट्रेन है जो इसमें सारे के सारे कोचेज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो छोटी दूरी की ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 110 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से भुज के बीच जाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये ट्रेन आपको दिख रही है, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, पूरी तरीके से पटरी पर दौड़ने को तैयार है। और इनफैक्ट जो पहली ट्रेन है वो आपको नज़र आ रही होगी, ये वो ट्रेन अब आ चुकी है। अगर इस ट्रेन के तमाम तरह की खासियत की बात करें तो एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि वंदे भारत जो इंजन है वो उसको लगाया गया है, लेकिन कोच को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि छोटी दूरी के सफ़र के लिए लोगों को आसानी मिले। इस ट्रेन को कुछ ऐसे भी डिज़ाइन किया गया है जो कि अग्निशामक, एक तरीके से कह सकते हैं कि आग लगने की अगर स्थिति हो तो उस स्थिति में ट्रेन पूरी तरीके से सेफ रह सके या फिर कह सकते हैं कम नुकसान हो, उसका सारा इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ ही अगर ट्रेन की बात करें तो 12 कोचेज़ की ये पूरी ट्रेन है और इस ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है। और अगर हम औसत इसके किराए की तकरीबन बात करें तो किराया पर किलोमीटर 1 रुपये के आसपास रखा गया है, जिससे कि आम लोगों की जेब पे कोई बड़ा असर न पड़े। तो तमाम तरह की सुविधाओं के साथ एक नई ट्रेन, भारत में पहली ऐसी ट्रेन जो एक तरीके से छोटे शहरों को, छोटे दूरी के शहरों को कनेक्ट करेगा। और अभी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ये ट्रेन रिप्लेस करने की योजना है और उसको बनाने की योजना है। इसकी पहली जो रैक है वो आ चुकी है और TV9 भारतवर्ष आपको उसकी एक दिखा रहा है कि किस तरीके से ये ट्रेन है, कैसे क्या है। अगर हम इसके तकनीकी की बात करें तो वंदे भारत की तरह ही इसके सारे इंजन और तमाम तरह की सब कुछ हैं। इसमें अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड सिर्फ लिमिट है, जैसे कि वंदे भारत में 200 किलोमीटर तक की कैपेसिटी रखी गई है, जबकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 110 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो अगर हम बात करें तो स्पीड के हिसाब से यह ट्रेन वंदे भारत से थोड़ी सी कम स्पीड की होगी, लेकिन हाँ, इंजन और कैपेसिटी तमाम तरह की वही होगी। इसके बाद थोड़ा आगे आते हैं। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें कि स्ट्रेचर, मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा होगी। मसलन अगर कोई मरीज़ को अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस ट्रेन में कर सकते हैं, उसकी सुविधा पहली बार दी गई है। इसके साथ ही इंजन में लोको पायलट्स के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, यह भी अपने आप में पहला होगा। अब दूसरी तरफ अगर आते हैं तो ट्रेन के हम कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक मोबाइल स्ट्रेचर और लगा सकते हैं, जिससे कि मरीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने के लिए। दूसरी बात अगर हम करें तो पर कोचेज़ की अगर हम बात करें तो हर कोचेज़ में 92 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, 92 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और ऐसे 12 कोचेज़ इस पूरे वंदे मेट्रो में है। तो अगर उस लिहाज से अगर हम देखें तो 1104 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ टॉयलेट्स और तमाम तरह की चीज़ें हैं और आर्म रेस्ट्स वगैरह भी लगाए गए हैं। मसलन कि जो लोग भीड़ ज़्यादा होती है छोटे जो कंट्री में, तो उस चक्कर में अमूमन देखा जाता है कि लोग स्टैंडिंग में होते हैं, तो उसका एक असर है। इसके साथ ही डोर की बात करें तो डोर कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।